Hello students. So last time we have started very important topic of this chapter that was spring. मैंने लास्ट टाइम आपको क्या स्टार्ट किया था? स्प्रिंग स्टार्ट किया था। और स्प्रिंग को मैंने आपको बताया था कि भाई जो स्प्रिंग होती है, अगर हम उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें तो एक स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर बिल्डअप हो जाता है। तो जब एक स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर बिल्डअप हो जाता है तो उस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होती है Fs इजिक्वल टू माइनस के एक्स। कितना वैल्यू होता है? Fs इजिक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, ये नेगेटिव साइन यहाँ पर इसलिए आया है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, okay, then displacement is away from the mean position and spring force is towards the mean position. So ये spring force और displacement एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। और ये फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है। मतलब स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? ये एक वेरिएबल फोर्स है बिकॉज इट वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट। देख रहे हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। जो स्प्रिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव के। तो ये फोर्स कैसा हो गया? वेरिएबल फोर्स हो गया। और लास्ट क्लास में हमने एक और बात जब पता की थी, एक और बात के बारे में हमने काम किया था कि भाई जो स्प्रिंग फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स तो हमने काफ़ी पहले स्टार्ट कर ही दिया है इस चैप्टर के अंदर। और मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि भाई जो भी फोर्स मेरे सामने नया आएगा, जो भी फोर्स आपके सामने नया आएगा, आपको ये देखना है कि वेदर दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो मेरा कहना ये था कि भाई स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। आपने कहा सर प्रूव करके दिखाओ, मैंने प्रूव करके दिखा दिया। और मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि वर्क डन ऑफ स्प्रिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बट नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और मैं क्या क्या कर सकता था, कोई भी फीचर, कोई भी, और मैंने ये भी प्रूव कर दिया था कि क्लोज्ड पाथ में जो वर्क डन है स्प्रिंग फोर्स का वो जीरो होता है। ओके, सो इसके बाद मतलब स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स वर्क डन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स प्रूव करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग। सो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इसी चैप्टर में हम पहले पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बच्चों क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या होता है कि व्हेन ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड देन वर्क इज डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए और कंप्रेस करने के लिए जो वर्क डन होता है वो हमारा स्प्रिंग में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। और इस स्टोर्ड एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग इज बेसिकली द वर्क डन टू स्ट्रेच और कंप्रेस एन इलास्टिक स्प्रिंग। ओके, तो ये कितना होगा? तो कितना क्या होगा? ये तो वर्क डन के इक्वल होगा, क्योंकि जितना वर्क डन हम करेंगे उतना ही ना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो अब अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है, मेरे को अगर ये पता लगाना है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर होता है, कब? स्प्रिंग को जब स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें। मतलब स्टूडेंट्स यू शुड क्लियरली अंडरस्टैंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग। मतलब आप रिजल्ट ये जान लो कि when a spring is stretched or compressed, then work done to stretch or compress is stored in the form of energy called potential energy. तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हमें वर्क डन निकालना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, वर्क डन को कैलकुलेट कर लेता हूँ। कौन से वर्क डन को कैलकुलेट कर लेता हूँ? जो स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में या कंप्रेस करने में स्प्रिंग फोर्स ने किया है या स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट किया है, सेम वर्क डन आएगा। तो जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए मेरे को वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। अब वर्क डन का तो फॉर्मूला क्या है सर? वर्क डन का फॉर्मूला
वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सी बड़ी बात है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर एक जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड बिकॉज स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है, वेरिएबल के कांस्टेंट। स्प्रिंग फोर्स इज ए वेरिएबल फोर्स। सो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं dW इज इक्वल टू FdX। मतलब वी फर्स्ट कैलकुलेट द स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dW इज इक्वल टू FdX। अब यहाँ पर थीटा कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो थीटा हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। सो FdX cos 180 इज रिटन एज माइनस FdX। अब टोटल के लिए क्या करते हैं, टोटल के लिए हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। वी यूज द ब्यूटी ऑफ इंटीग्रेशन। मान लो मेरी कोई स्प्रिंग इनिशियली इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है कि नॉर्मल स्टेट में है, स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड, स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ के हिसाब से रखी हुई है, तो उस पोजीशन को बोलते हैं हम x इज इक्वल टू जीरो पोजिशन। x इज इक्वल टू जीरो पोजिशन मतलब स्प्रिंग इज इन इट्स नॉर्मल लेंथ। मैंने फोर्स लगा के स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया, स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना आया, स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन x आ गया। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो मैंने इलोंगेशन लिया है ये मेरा मैक्सिमम इलोंगेशन नहीं है, ये मेरा अगर कंप्रेशन है तो मैक्सिमम कंप्रेशन नहीं है, कुछ मैंने उसको स्ट्रेच कर दिया जितना कुछ मैं कर सकता था, तो मान लो x इलोंगेशन मेरा स्प्रिंग में हो गया। सो टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू जीरो पोजिशन टू x। कल जो मैंने डायग्राम बनाया था वो डायग्राम आप देखो, आई हैव ड्रॉन 3 कंडीशंस इन दैट फिगर ऑफ स्प्रिंग। एक डायग्राम में स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ के साथ रिलैक्स्ड पोजीशन में है, तो वो x इज इक्वल टू जीरो पोजीशन में है। दूसरे डायग्राम में स्प्रिंग को स्ट्रेच करके दिखाया गया है, राइट साइड की तरफ स्प्रिंग का लेंथ इंक्रीज हुआ है, वो स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है। थर्ड डायग्राम में लेफ्ट पोजीशन में स्प्रिंग को कंप्रेस करके दिखाया गया है, तो यहां पर जो कंप्रेशन और एक्सटेंशन स्प्रिंग के अंदर है दैट इज टेकन x, और FdX का इंटीग्रल हमें करना है। और ये तो हम जानते ही है कि F इज इक्वल टू माइनस KX, वेरी पॉपुलर फॉर्मूला स्टूडेंट्स, एवरीबडी नोज इट, F इज इक्वल टू माइनस KX। F इज इक्वल टू माइनस KX स्प्रिंग का की कंसेप्ट है, की पॉइंट है, मतलब F इज इक्वल टू माइनस KX स्प्रिंग का आधार कार्ड है। अगर मुझे स्प्रिंग का कुछ भी डिस्कस करना है, अगर मैं स्प्रिंग को पूरी तरह से थोरली स्टडी करना चाहता हूं, तो मेरे को F इज इक्वल टू माइनस KX, आप मेरे को F इज इक्वल टू माइनस KX दे दो, मैं आपको पूरी स्प्रिंग का पोस्टमार्टम करके दे दूंगा, मैं आपको पूरी स्प्रिंग का सब कुछ बता दूंगा। मैं ये बता दूंगा कि स्प्रिंग पर फोर्स की नेचर कैसी है, स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में या कंप्रेस करने में कितना वर्क डन हुआ, उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी हुआ, उसका फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। तो जैसे आपका आधार कार्ड होता है, आपका आधार कार्ड होता है ना, क्या होता है आधार कार्ड में, आधार कार्ड में आपका पूरा डेटा होता है, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। तो F इज इक्वल टू माइनस KX ये स्प्रिंग का आधार कार्ड है, ये आप समझ लो, ये आप जान लो। तो आप इसका इंपॉर्टेंस यहीं से समझ रहे होंगे कि मैंने वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए F इज इक्वल टू माइनस KX यूज किया है, और x dx का इंटीग्रल कितना होगा, x dx का इंटीग्रल अगर मैं k को बाहर निकालूं, x dx का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, x की पावर n के इंटीग्रल के फॉर्मूले से मैंने उसको यूज कर लिया, x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, सो इस तरह से मेरा आ गया W इज इक्वल टू हाफ KX स्क्वायर, एंड दिस वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। W इज इक्वल टू हाफ KX स्क्वायर मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अगर स्प्रिंग के अंदर कुछ है तो स्प्रिंग के अंदर F इज इक्वल टू माइनस KX और U इज इक्वल टू हाफ KX स्क्वायर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ये मत कंफ्यूज कर जाना, कभी भी इस बात से मत कंफ्यूज कर जाना कि अगर पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ KX स्क्वायर है तो इसका मतलब ये X मैक्सिमम इलोंगेशन है, नहीं, इसका मतलब X मैक्सिमम कंप्रेशन है, नहीं। X इज द इलोंगेशन और कंप्रेशन, ये कितना भी इलोंगेशन हो सकता है, कितना भी कंप्रेशन हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये मैक्सिमम इलोंगेशन होगा या मैक्सिमम कंप्रेशन होगा।
इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन देन वी विल यूज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम। अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए तो हम इसको मैक्सिमम एज्यूम करेंगे, अदरवाइज हम अपनी तरफ से ये मानकर नहीं चलेंगे कि मैक्सिमम इलोंगेशन हुआ है या कुछ और इलोंगेशन इसमें हुआ है। अब यहां पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं ग्राफ, मतलब ग्राफ आर आल्सो इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। सो एफ और एक्स का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के जैसा आएगा और इसका नेगेटिव स्लोप k माइनस के इज द इसका नेगेटिव स्लोप। सो ये ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया जो होगा ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया x, हाइट कितनी हो गई f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सो ये वर्क डन के बराबर आ गया। तो स्प्रिंग के केस में फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे का एरिया स्प्रिंग का जो वर्क डन होता है या स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इतना स्प्रिंग के बारे में किया। बाकी आपको ये याद रखना है, जब सेकेंड लास्ट चैप्टर में हम ऑसिलेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो स्प्रिंग की इस इंफॉर्मेशन की, स्प्रिंग की नॉलेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी और मैं वहाँ आपसे स्प्रिंग के क्वेश्चंस पूछूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको टेक्निक, एक ट्रिक बता देना चाहता हूँ कि जनरली क्वेश्चंस आ जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं और बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती। और बहुत कॉमन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कई बार कि भाई हमारे पास कोई स्प्रिंग है, ठीक है, हमारे पास कोई स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। फाइन, अब हमने क्या किया, उस स्प्रिंग को कट कर दिया, मतलब स्प्रिंग को पार्ट्स में, पीसेस में कट कर दिया, तो स्प्रिंग की लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। तो बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? क्या स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रहेगा? अब जैसे नाम है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, तो आपको क्या लगेगा, अगर हम स्प्रिंग की लेंथ को कट करके रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो कांस्टेंट के ही रहना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा। अब आप सोचोगे कि सर कह रहे हैं स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा तो लेंथ कम हो गई तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर हम किसी स्प्रिंग की लेंथ को, स्प्रिंग को कट करके रिड्यूस कर देते हैं तो उसका फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ लेंथ आप ये ध्यान रखें, F इज इक्वल टू के एल, F इज इक्वल टू के एक्स तो होता ही है, अगर माइनस साइन तो अपनी जगह है, F इज इक्वल टू के एक्स तो है। F इज इक्वल टू के एक्स की जगह में F इज इक्वल टू के एल भी तो लिख सकता हूँ। बताओ नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ओके, तो लेंथ को अगर मैं कम करूँगा और ये मेरा के एल कॉन्स्टेंट रहना है, मतलब के और एल का जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट रहना है। मैंने लेंथ को कम कर दिया तो मेरा के इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इफ स्प्रिंग इज कट into different parts then force constant of each part will be greater than the spring constant of original spring। ओके, अगर किसी स्प्रिंग को काट के उसकी लेंथ को हम छोटा कर दें तो ईच पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट से ज़्यादा हो जाएगा। और इस पर कोई क्वेश्चन आपको मिले सो यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी, आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो हमारा ये स्प्रिंग का इतना पोर्शन हो गया। हमने ये जान लिया कि स्प्रिंग क्या होती है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये हमने प्रूव कर दिया। स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है ये भी हमने प्रूव कर दिया। और इतना सब हमने करने के बाद हमारा स्प्रिंग का टॉपिक हो जाता है ओवर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है और ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोलिजन। कोलिजन देखो ऐसा होता है स्टूडेंट्स, कोलिजन। अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? कोलिजन। अब कोलिजन क्या होता है? आप सोचोगे सर कोलिजन तो टकराना होता है, मतलब मान लो आप कार चला रहे हैं और या मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आपकी मोटरसाइकिल किसी से लड़ जाती है, मोटरसाइकिल किसी से लड़ जाती है, मतलब टक्कर हो जाती है, तो उस टक्कर को कोलिजन बोलते हैं। सर टक्कर क्यों करा रहे हो, यहाँ टक्कर करा रहे हो तो इसमें तो फोर्स लगता है। बात आपकी बिल्कुल सही है। ये जो कोलिजन है, कोलिजन की फिनोमिना एक ऐसी फिनोमिना होती है जिसमें बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं। तो फोर्स तो वैसे भी लगता है, अगर हम किसी बॉडी को पुश करें या पुल करें तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी नई बात है, फोर्स तो लगता ही है, कोलिजन में फोर्स लगता है तो क्या नई बात हो गई? नई बात ये हो गई स्टूडेंट्स कि ये फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और इसमें टाइम इंटरवल बहुत कम होता है। मतलब जैसे इम्पल्सिव फोर्सेस होते हैं,
क्या होते हैं? इम्पल्सिव फोर्सेस। आपने पढ़ा होगा इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। तो कोलिजन बेसिकली क्या होता है? कोलिजन इज द फिनोमिना ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज और मोर बॉडीज, मतलब बॉडीज जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम के लिए बॉडीज अगर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स, काफ़ी ज़्यादा फोर्स वो एक दूसरे पर लगाती हैं और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कोलिजन। सो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिक्स का बेस है और 100% इन एवरी एग्जाम क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन कोलिजन, और कोलिजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अगर किसी भी आप फिजिक्स के क्वेश्चन बैंकों को देखेंगे तो कम से कम कोलिजन के 100-150 क्वेश्चन से कम किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेंगे। और कोलिजन का मैं आपको एक फंडा बताऊंगा और उससे आपके कोलिजन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो कोलिजन की बेसिकली फिनोमिना को समझने की कोशिश करते हैं। तो कोलिजन तो हमने समझ ही लिया, मतलब बेसिकली क्या होता है? कोलिजन में बॉडीज एक दूसरे के साथ आएंगी, मतलब कोलाइड करने से क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन का मतलब होता है फोर्स लगाना। मतलब हम इसमें फोर्स को डिस्कस, लेकिन फोर्स एक खतरनाक चीज है। फोर्स एक खतरनाक चीज है। फोर्स खतरनाक इसलिए है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम वेक्टर क्वांटिटी से बचना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको वर्क एनर्जी पावर में डिस्कस करना है। तो कोलिजन में फोर्स, अब फोर्स तो वर्क डन से रिलेटेड है, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कोलिजन में डेफिनेशन क्या बनेगा कि भाई दिस इज द फिनोमिना ऑफ इंटरेक्शन ऑफ बॉडीज इन विच they exert large force on one another for a small interval of time. ओके, अब कोलिजन होता है मेनली दो तरह का, मेनली वैसे तो तीन तरह का होता है लेकिन दो तरह का कोलिजन हम स्टडी करेंगे, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। जब मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करूंगा तो इलास्टिक कोलिजन से मेरा मतलब होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। मतलब जैसे हम कहते हैं कि भाई ये पेन बहुत अच्छा है, अच्छा है मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है या बहुत ज़्यादा अच्छा है, बात तो एक ही है। तो कोलिजन इज इलास्टिक मतलब कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, बात एक ही होगी। ओके, तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स। मान लो दो बॉडी कोलाइड कर रही हैं, कैसे कोलाइड कर रही हैं? ये मान लो एक m1 मास की बॉडी है, किसी वेलोसिटी से जा रही है, और ये m2 मास की बॉडी है, ये दूसरी वेलोसिटी u2 से जा रही है, और दोनों एक ही लाइन के लो मूव कर रही हैं। अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये इससे कोलाइड करेगा। तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद अगर इन दोनों का टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है तो ये इलास्टिक कोलिजन होगा, पक्की बात है। और अगर ये इलास्टिक कोलिजन होगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है पूरे सिस्टम का। आप ये नहीं कह सकते कि इसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, नहीं। इस सिस्टम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इस सिस्टम के अंदर जितनी भी बॉडीज हैं, उनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। मतलब ये बॉडी अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको दे सकती है, या ये m2 मास इसको काइनेटिक एनर्जी दे सकता है, बट टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम। मतलब काइनेटिक एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, बट टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सो ये इलास्टिक कोलिजन का वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। सो इलास्टिक कोलिजन का सबसे इंपॉर्टेंट पहला फीचर क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हम इसको यूज करते हैं काफी ज्यादा कि अगर कहीं पर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो हम मोमेंटम कंजर्व करा देते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा देते हैं। मोमेंटम आपने लॉज ऑफ मोशन में तो कई सारे न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको कराए हैं कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब ये मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, चाहे हमारा इलास्टिक कोलिजन है चाहे इन इलास्टिक कोलिजन है। मोमेंटम कंजर्वेशन हम सभी जगह थ्रू आउट द मैकेनिक्स कहीं भी हम इसको यूज कर सकते हैं, पूरी फिजिक्स में हम मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सब जगह यूज नहीं कर सकते। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन केवल इलास्टिक कोलिजन में ही यूज किया जा सकता है। सो पहला फीचर हो गया काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, दूसरा फीचर हो गया लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, थर्ड पॉइंट हो गया टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, और फोर्थ पॉइंट हो गया फोर्सेस इन्वॉल्व्ड आर कंजर्वेटिव।
फोर्सेज इन्वॉल्व्ड आर कंजर्वेटिव। सो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन इज द कोलिजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें चार बातें तो ये होती हैं। एक कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड द फोर्सेज इन्वॉल्व्ड आर कंजर्वेटिव वन। दिस काइंड ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड द इलास्टिक कोलिजन। तो यहां पर हम इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन कर चुके हैं। सो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सिंपलीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स हमें इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखना होगा। और वी आर स्टडिंग फिजिक्स। सो फिजिक्स कैसे स्टडी करते हैं? मैथमेटिक्स के थ्रू। मैथमेटिक्स के थ्रू। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। सो यहां पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का मतलब है कि मैं इसमें करूंगा क्या? मैं इसमें ये करूंगा कि मान लो मेरा ये कोई पाथ है, ओके, और यहाँ पर कोई m1 मास का बॉडी है, वो u1 वेलोसिटी से चल रहा है, और m2 मास का वेलोसिटी, ये वन डायमेंशन हो गया ना। वन डायमेंशन का मतलब बॉडीज आर मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब वो आगे पीछे तो चल सकती हैं बट दे विल नॉट डेविएट, दे विल नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर पाथ ऑफ मोशन, दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। ओके, सो m1 मास बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड m2 मास बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी u2। और अगर मेरा ये u1 u2 से बड़ा है तो क्या होगा? ये एक ही लाइन के अलोंग चल रहे हैं, पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी आगे वाली की वेलोसिटी से ज्यादा है तो क्या होगा? ये इसको हिट करेगी, मतलब ये इससे कोलाइड करेगी। और कोलिजन में क्या होगा? दिस इज द सिचुएशन ड्यूरिंग कोलिजन, जब ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उसके बाद फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इंटरेक्ट करने के बाद क्या होगा? फिर अपनी अलग अलग वेलोसिटी से ये चलेंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोलिजन से पहले ये u1 वेलोसिटी से चल रहे थे, ये u1 से चल रहा था, ये u2 से चल रहा था, इनका कोलिजन हुआ तो ड्यूरिंग द कोलिजन देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट ड्यूरिंग द कोलिजन देयर इज ए ट्रांसफर, मतलब एक बॉडी अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी को दूसरी को दे देगी, अपना कुछ लीनियर मोमेंटम दूसरे को। सो दे ट्रांसफर देयर लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो उससे क्या होता है? कोलिजन के बाद इनका वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोलिजन के बाद इनका वेलोसिटी u1, ये कुछ डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं। और मान लो इसका वेलोसिटी v1 है और इसका वेलोसिटी v2 है। बस यही इंपॉर्टेंट बात है और यही हमारी प्रॉब्लम है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है और यही काम हमें स्टूडेंट्स करना है। क्या काम करना है? हमें वेलोसिटी के फॉर्मूले की डेरिवेशन करनी है। तो एग्जाम में 5 मार्क्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्कस इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन and hence find the expression for velocities of object after collision। so मेरे को अब आप ये देखिएगा, what is given to us? We are given two bodies of masses m1 m2 are moving with velocity u1 and u2। ठीक है, m1 गिवन है, m2 गिवन है, u1 गिवन है, u2 गिवन है। हमको फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि जब इनका कोलिजन हुआ, जो कि एक इलास्टिक कोलिजन था, सो कोलिजन के बाद ये कितनी कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे। मान लो m1 v1 वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, m2 v2 वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। सो मेरे को v1 और v2 का फॉर्मूला निकालना है। बस खेल खत्म, खेल खत्म। अब आप कहोगे सर खेल कैसे खत्म हो गया? अभी तो खेल शुरू ही हुआ है। अरे खेल फिजिक्स का तो खत्म हो गया, अब तो सिंपल मैथमेटिक्स का खेल रह गया। सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल अलजेब्रा है। क्लास 8th 9th 10th में आपने बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ा है, उस मैथमेटिक्स को यूज करके आप इनको सिंप्लीफाई करो। अब मैं यहाँ पर 2 इक्वेशन लिखूंगा। एक इक्वेशन लिखूंगा मैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की और दूसरी इक्वेशन लिखूंगा मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की। उसके बाद का काम आपका, मेरा काम यहाँ से पूरा हो जाएगा। अब देखो जरा, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? कि भैया मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले कितना था? हाफ m1 u1 स्क्वायर एक बॉडी का, दूसरी बॉडी का कितना हो गया?
हाफ m2u2 स्क्वायर। कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, एक बॉडी का हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस दूसरी बॉडी का कितना हो गया, हाफ m2v2 स्क्वायर। ओके, इसमें से हाफ हाफ को तो यहाँ से शहीद कर देते हैं। तो अब ये कितना हो गया, m1 वाली टर्म को अगर मैं इधर लाऊं सो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और इस m2 वाली को उधर ले जाऊं तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये वन इक्वेशन मान लो हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आगे मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इतना लिखने, इसमें भी m1 वाली टर्म को इधर ले आएंगे, m1u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2v2 माइनस u2। ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखो क्या करना है, ये दो इक्वेशन हैं, इनको सॉल्व करके हमें v1 और v2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सॉल्व करके क्या करना है, v1 और v2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको कई सारे मेथड्स, आपने क्लास 10th टीचर taught you different methods of solving the algebraic equations कर सकते हो। एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद आपका ये m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1, तो u1 माइनस v1 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यहाँ v2 माइनस u2, तो एक v1 और v2 की वैल्यू शिफ्ट कर देंगे। मतलब यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ और सॉल्व करता हूँ तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। तो यहाँ से v2 की वैल्यू कितनी आ गई, u1 प्लस v1 माइनस u2। ओके, मतलब ये कैसे आया है मैंने आपको हिंट भी दे दिया, आप करना इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद इसके फैक्टर करोगे तो u1 माइनस v1 और u1 माइनस v1 कैंसिल हो जाएगा, तो u1 प्लस v1, और उधर से v2 माइनस u2 कैंसिल हो जाएगा, m2 कैंसिल हो जाएगा, तो v2 प्लस u2। सो v2 की वैल्यू मेरे को क्या करना है, अपना जो प्राइमरी एम है वो नहीं भूलना बच्चों, हमें v1 और v2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो v2 की वैल्यू अगर मैं v1 की टर्म्स में ये निकालता हूँ, हमें गिवन क्या है, m1 m2 u1 u2 गिवन है, तो हमें v1 और v2 की सेपरेट वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ m1 m2 u1 u2। ओके स्टूडेंट्स, सो v2 की वैल्यू इस इक्वेशन में आप लिख दीजिएगा। तो सॉल्व करने के बाद ये सीधा वैल्यू v1 का हमारा आ जाएगा, और v1 का वैल्यू मतलब वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास m1 आफ्टर कोलिजन आ जाएगा 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। और ये बहुत भयंकर सा, बहुत खतरनाक सा एक एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको याद करना मुश्किल है, और आप इसके बारे में चिंता मत करो, ये इतना खतरनाक सा जो फॉर्मूला है, और ऐसे ही दूसरी बॉडी की वेलोसिटी का भी फॉर्मूला कुछ कम खतरनाक नहीं है, और ये आप इसको याद नहीं करना, मतलब सॉल्व करके जो भी इक्वेशन आएगी वो तो आ ही जाएगी। और अगर याद भी करने का टेक्निक है तुम बस ऐसे ही कर सकते हो, जैसे v1 है ना, तो v1 के साथ जो u1 वाली टर्म है उसमें दोनों बॉडी के मास का डिफरेंस, मतलब नीचे तो दोनों में m1 प्लस m2 है ही है, नीचे दोनों टर्म में m1 प्लस m2 है, v1 के साथ यहाँ u2 है, मतलब जो सिंगल टर्म वाली टर्म है उसमें v1 के साथ u2 है और v2 के साथ u1 है, और यहाँ v1 वाली लाइन में m1 माइनस m2 है, और v2 वाले एक्सप्रेशन में m2 माइनस m1 है। सो इस तरह से हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है, लेकिन हमें साथ साथ इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी देखने हैं। स्पेशल केसेस हम अपने इंटरेस्ट के लिए देखते हैं, क्योंकि कुछ नया निकल के यहाँ पर आने वाला है। स्पेशल केसेस क्या होते हैं, अगर दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं, जैसा कि न्यूमेरिकल में मोस्ट ऑफ द टाइम दिया हुआ होता है, क्या दिया हुआ होता है, बॉडीज के मास इक्वल देगा, मतलब जो पेपर सेटर है एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको बना के देगा वो आपको प्रॉब्लम को कम करेगा। प्रॉब्लम को कम करेगा मतलब वो दोनों बॉडी एक जैसी दे देगा, दोनों बॉडी जब एक जैसी दे देगा तो उनका मास हो जाएगा इक्वल। तो दोनों बॉडी अगर इक्वल मास की हो जाए तो यहाँ पर टर्म 0 हो जाएगी, तो v1 कितना हो जाएगा, u2 के बराबर, मतलब 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा। ये आप सिंपलीफाई करके देख सकते हैं, मतलब मैंने आपको कुछ होमवर्क दे दिया है कि मैंने कुछ 1-2 स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं, आप उन स्टेप्स को सिंपलीफाई करके उस रिजल्ट को निकालना कि भाई ये रिजल्ट कहाँ से आया। सो v1 इज इक्वल टू u2,
और v2 इज इक्वल टू u1, तो मतलब ये टर्म जीरो हो गई। तो मतलब क्या होता है कि आइडेंटिकल मास की बॉडीज, इक्वल मास की बॉडीज जब आपस में कोलाइड करती हैं तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। मतलब जो एक बॉडी का वेलोसिटी है वो दूसरी का हो जाएगा और जो दूसरी बॉडी का वेलोसिटी है वो पहली का हो जाएगा, तो इंटरचेंज हो जाती हैं। तो मतलब क्या होता है कि बॉडीज जब इक्वल मास की आपस में इलास्टिक कोलिजन में होती हैं तो उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती हैं। अब इसका एक एप्लीकेशन यहाँ पर कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम को और सिंपल किया जा सकता है ये कह के कि भाई टारगेट बॉडी न्यूक्लियस, जो टारगेट बॉडी है वो हमारी रेस्ट में है। मतलब जैसे एक बॉडी प्रोजेक्टाइल है, आपने बॉल को फेंक दिया दीवार की तरफ, तो बॉल किससे टकराई? बॉल दीवार से टकराई, तो दीवार तो रेस्ट में है ना। तो जब जिस बॉडी से हमारी कोलिजन हो रहा है उसको बोलते हैं टारगेट, और जिसको वेलोसिटी से मूव कराते हैं उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो टारगेट अगर रेस्ट में है तो u2 जीरो हो गया भाई, इसमें तो दोनों बॉडी मूव कर रही थी, इसमें एक बॉडी मूव नहीं कर रही है, ठीक है। इसमें टारगेट रेस्ट में तो u2 जीरो हो गया एंड masses आर स्टिल सेम, masses आर स्टिल सेम, सो m1 इज इक्वल टू m2, सो v2 इज इक्वल, अब u2 जीरो है और वेलोसिटी इंटरचेंज होंगी, तो u2 जीरो है तो v1 जीरो होगा कि v2 जीरो होगा? मतलब u2 तो बनता है v1, तो u2 जीरो है तो v1 जीरो हो गया, ठीक है। और जो u1 है वो v2 बन जाएगा। उसके बाद एक और थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हमारा टारगेट बॉडी हैवी है, मतलब जैसे मान लो कोई बहुत भारी पत्थर है और उससे आप छोटी सी बॉल को कोलाइड कराते हैं, तो मतलब m2 इज ग्रेटर देन m1। ऐसे केसेस में हम क्या कर लेते हैं, m1 की वैल्यू को जीरो ले लेते हैं m2 के कंपैरिजन में। सो हमारा v1 आएगा -u1, मतलब जो फर्स्ट बॉडी होएगी वो हैवी ऑब्जेक्ट से कोलाइड करके अपोजिट डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से आ जाएगी। जैसे मान लो बॉल कोलाइड्स विद वॉल, ओके, एंड रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड, तो इलास्टिक कोलिजन है तो सेम स्पीड से आएगा, तो बट वेलोसिटी तो चेंज होगा ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से साइन नेगेटिव आ जाएगा। लास्ट केस है इफ प्रोजेक्टाइल इज हैवी, अगर जिस बॉडी को हम फेंक रहे हैं वो हैवी हो, मतलब एक पत्थर में एक बॉल हम देके मारें, अगर पत्थर में बॉल देके मारें, हिट कराएं, तो u2 जीरो हो जाएगा, वो तो जीरो में ही रहेगा टारगेट तो, और ये v2 जो है 2u1 और v1 u1 के बराबर। सो ये आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस किए जिनमें श्योरली क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एक तो हमने स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया और एक इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किया। सो एक क्लास और हमारी इस चैप्टर की लगेगी और एक क्लास के बाद हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, बट you can try to solve all the questions given in your NCERT exercise। नोट्स मैं आपको पूरे चैप्टर के ग्रुप में भेज चुका हूं, आप चैप्टर को प्रिपेयर करें और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताएं, बाकी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।